नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी फुल रिवीजन कोर्स के अंदर। ठीक है, इसमें हम सभी जो सब्जेक्ट है उसका हम एमसीक्यूज बेस में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो हमारी पॉलिटी की है, जो पॉलिटी की सबसे महत्वपूर्ण बुक है जिसको हम एम लक्ष्मीकांत बोलते हैं, उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है वह करेंगे। हम पहले 2 चैप्टर हैं वह कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी आपको वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ यहाँ पर जो आई बटन्स आते हैं उसमें भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारा तीसरा लेसन है उसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषता। क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन इसके कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में या 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसका ये पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन है, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हर छोटे से लेकर यूपीएससी तक इसमें जो ये जो क्वेश्चन है वह रिपीट हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। क्या कहता है भी संविधान में छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको संज्ञा दी जाती है, यानी किसको कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान अपने मूल आकार से वर्तमान में विस्तार तो हो गया है, यह किस विशेषता का परिणाम स्वरूप है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो मूल संविधान है उसमें कुल यानी लगभग 395 के आसपास अनुच्छेद थे, जो कि अभी बढ़कर लगभग 400 से पार चले गए हैं। ठीक है, लगभग 460-70 के आसपास हो चुके हैं। तो ये किस प्रकार से संभव हुआ है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो भारतीय संविधान के अंदर इतने संशोधन होते हैं, तो ये कौन सी विशेषता है भारतीय संविधान की। तो ये संविधान की विशेषता है जिसको हम बोलते हैं नम्यता की उपस्थिति, या फिर इसको बोलते हैं हम भारतीय यानी संविधान का लचीलापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन कौन से कारण संविधान में विस्तारित स्वरूप का कारण हो सकते हैं। यानी हमारा जो संविधान है वह इतना बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसका होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा हो सकता है। तो ये हमें 4 कारण बताए गए, इनमें से कौन कौन से कारण है जो भारत यानी जो हमारा जो संविधान है उसका इतना बड़ा होने का कारण है। सबसे पहला कथन कहता है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि भारत का जिस प्रकार का भौगोलिक स्वरूप है वह भी कहीं न कहीं भारतीय संविधान का इतना बड़ा होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, साथ ही साथ जो भारत की विविधता है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि भारत में इतने जाति व धर्म के लोग रहते हैं, जिसके लिए हर के लिए एक विशेष प्रकार का जो इसके अंदर वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो संविधान है वह इतना लंबा हो चुका है। ठीक है, अगला कहता है भारत में अशिक्षित की अधिक संख्या। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशिक्षित होना किसी भी प्रकार से हमारे जो संविधान है उसके लंबे होने या विस्तारित होने पर किसी भी प्रकार का कारण नहीं है। ठीक है, अगला कहता है भी कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ठीक है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संविधान निर्माता थे वह लगभग कानूनों के जानकार थे, इसलिए जो कानून विशेषज्ञ थे उन्होंने इस बात को इतना ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया है, जिसके कारण जो हमारा जो संविधान है वह इतना विस्तारित हो गया है। पूछा गया है हमसे सत्य कथन, तो सत्य कथन कौन कौन से है, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन सा है, हमारा आंसर नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल और आपातकालीन अधिकार। ठीक है, निम्न में से कौन कौन सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के स्रोत है, यानी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जो सरकार का जो अधिनियम था 1935 उससे ये चीजें ली गई है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, यानी संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका और राज्यपाल और आपातकालीन, ये चारों ही चीजें ऐसी है जो हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली है। तो आंसर हो गया हमारा इसका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 केवल विशेष बहुमत द्वारा संविधान को संशोधन करने का प्रावधान करता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे बहुमत द्वारा संविधान को संशोधन की बात करता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि केवल विशेष बहुमत नहीं है इसके अंदर। साथ ही साथ जो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वह आधे से अधिक राज्य या आधे राज्यों की भी बात करता है, जिसके अंदर कुछ संशोधन ऐसे हैं जो भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले संशोधन है, उनके लिए आधे से आधे राज्यों की क्या हुई, सहमति की आवश्यकता हुई, जैसे था जीएसटी। ठीक है, अगला कहता है अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति कठोरता का बोध कराता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार के उसके अंदर जो संविधान के संशोधन की व्यवस्था है वह कहीं न कहीं भारतीय संविधान को एक कठोर संविधान बनाता है, जो कि हम कह सकते हैं भी ऐसे संशोधन जो हम त्वरित रूप से नहीं कर पाते हैं, पूरे विवेक के साथ ऐसे संशोधन करने की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पूछा गया सत्य कोट, तो सत्य कोट केवल और केवल बी है, तो आंसर हो गया हमारा इसका बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है जो राज्यों को संघ से वहीन होने का अधिकार देता है। दूसरा कथन क्या कहता है, भारत में सशक्त केंद्र एकात्मक की ओर झुकाव का प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। अगला कहता है, संविधान की सर्वोच्चता भारत में संघीय व्यवस्था को परिचित करवाता है। तो पूछा गया सत्य कथन कौन कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, जिसके अंदर भारत एक यानी राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें ये बात साफ साफ कही गई है, जिसका अर्थ है भी भारत एक संघ होगा, यानी किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस हिसाब से पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। तो पहला कथन गलत होने से हमारा सीधा आंसर आ जाता है बी। ठीक है। क्या कहता है, भी भारत में सशक्त केंद्र यानी जो केंद्र को इसके अंदर सख्त रखा गया है, सशक्त रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं जो शक्तियों का जो झुकाव है वह केंद्र की तरफ रखा गया है, तो वह कहीं ना कहीं 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 जो एकात्मकता की ओर झुकाव को प्रतिबंधित करता है, यानी कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर दिखाता है। अगला क्या कहता है, संविधान की सर्वोच्चता भारत की संघीय व्यवस्था को परिचित कराता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तो दूसरा कथन भी सही है, तो आंसर हो गया हमारा इसका बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जो कौन सी, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में शक्ति का पृथक्करण। दूसरा कहता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य विभाजन। ठीक है। तीसरा कथन कहता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में शक्तियों का सामंजस्य। ठीक है। चौथा कथन कहता है, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य में शक्तियों का सामंजस्य। तो संघीय व्यवस्था होती है वह विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है उनके बीच में एक सामंजस्य मिलकर कार्य करती है, यानी दोनों को मिलकर कार्य करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुमत प्राप्त दल की सत्ता, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, राष्ट्रपति या राज्यपाल का नेतृत्व, उच्च सदन का स्थायित्व, निम्न में से कौन कौन सी जो विशेषताएं उत्तरदायी सरकार की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो पूछा गया है हमसे उत्तरदायी सरकार के बारे में पूछा गया है। तो एक तो कहीं न कहीं जो बहुमत प्राप्त दल है, ये भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो उत्तरदायी सरकार है वह उसको क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी जिस सत्ता को यानी जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा वह कहीं ना कहीं क्या होगा, सत्ता में आएगी, और वह क्या करेगी, उत्तरदायी सरकार होगी, क्योंकि 5 वर्ष बाद जब चुनाव होंगे तो उनको इसका उत्तरदायित्व निभाना होगा। अगला कहता है, विधायिका में मंत्रियों के सदस्यता, ये भी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व जो सरकार है उसका भी क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अगला कहता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल का नेतृत्व, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तरदायी सरकार की बात नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वह कहीं ना कहीं उत्तरदायी नहीं होता है, हमारा जो जरूर चुन के आते हैं, या जो राज्यपाल होते हैं वह क्या करते हैं, जो सीधे केंद्र के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते वे उत्तरदायी है, वह केवल नाम मात्र की एक प्रशासनिक अधिकारी या कह सकते हैं वे नाम मात्र की शक्तिपाली होती है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं। ठीक है। जबकि राज्यपाल कहीं न कहीं एक प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा कहता है उच्च सदन का स्थायित्व, जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारी जो राज्यसभा है उसका स्थायित्व होता है, तो वह भी कहीं न कहीं उत्तरदायी सरकार की बात नहीं करता है। ठीक है। तो ये भी कथन इसका गलत हो जाता है। तो आंसर है केवल के 1 और 2, तो कौन सा है हमारा, बी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। उत्तरदायी सरकार कौन सी होती है, ऐसी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, या जनता को उनको जवाब देना होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, वे अपने कार्य के लिए जनता को जवाब नहीं देते हैं। ठीक है। अगला कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संसद ब्रिटेन की संसद की तुलना में संप्रभुता का अभाव मिलता है। ठीक है। अगला कथन क्या कहता है, भारत में ब्रिटेन के समान गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान है। तो इसके जो दोनों है, इसका जो सत्य कूट पूछे गए तो इसके दोनों ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि भारतीय संसद में जो ब्रिटेन की जो संसद है वह भारत की संसद की तुलना में कम संप्रभुता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा कथन कहता है, भी भारत ब्रिटेन के समान गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसका मतलब ये है जो भारत में जो प्रमुख है, भारत में जो प्रमुख है यानी जो राष्ट्रपति है वह कहीं ना कहीं चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, चाहे वह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो। मगर ब्रिटेन के अंदर जो गणतंत्रात्मक जो प्रमुख होते हैं उनका चुनाव नहीं होता, वह उत्तरदायित्व होता है, यानी कहीं ना कहीं उत्तराधिकार से संबंधित होता है, यानी वह कहीं न कहीं एक परिवार से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये भी व्यवस्था क्या है, भारतीय व्यवस्था से भिन्न है। तो दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कमतर है।
ठीक है, अगला कथन क्या कहता है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसके जो दोनों ही कथन है वह क्या है, सत्य है। तो आंसर हो गया इसका सी। यानी जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे कहीं ना कहीं कमतर है। यानी उसका जो कहीं ना कहीं जो अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है, जबकि भारत के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक संघीय व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा नहीं है, शक्तियाँ हैं वह एक से एक बढ़कर रहे, यानी हम कह सकते हैं एक स्टेज वाइज उनको यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन कहता है भी जो सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जो कार्यपालिका या जो विधायिका के प्रति जो संविधान यानी जो कानून बनाए जाते हैं उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है, या ऐसे कानून को रद्द कर सकती है जो कहीं न कहीं संविधान के क्या हो, विरुद्ध हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये वर्णित है हमारी अनुच्छेद 21 के अंदर। ठीक है, जिसके हम कहते हैं भी जिस प्रकार से जो विधि के अंदर जो लिखा गया है हम उसी प्रकार से उसको कार्य करेंगे। ठीक है, या फिर जो मूल अधिकार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही मूल अधिकारों को छीना जा सकता है या वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सर्वोच्च न्यायालय के खर्च पर संचित निधि का भारित होना। ठीक है, तो पूछा गया भी निम्न में से कौन कौन से न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, भी कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो कहीं न कहीं न्यायालय को अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए स्वतंत्र बनाता है। सबसे पहले विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर रोक, तो ये भी कहीं न कहीं क्या है, जो हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको स्वतंत्र बनाता है भी, जो उनके कार्य हो गए विधायिका के अंदर उनके कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। अगला कहता है भी न्यायालय अपनी अवमानना पर दंड दे सकता है, तो ये भी कहीं न कहीं क्या है, न्यायालय के लिए एक स्वतंत्र है भी, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था न्यायालय के निर्णयों पर या न्यायालय की किसी बात पर अवमानना करता है तो वह उसके लिए दंड दे सकती है। ठीक है, अगला कहता है भी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी जो कार्यपालिका है यानी जो हमारी जो संसद है और जो हमारी न्यायपालिका है उसका जो कार्य अलग अलग होने की वजह से भी कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारे जो यानी जो न्यायालय है वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। साथ ही साथ जो सर्वोच्च न्यायालय का जो खर्च है वह कहीं ना कहीं भारतीय जो संचित निधि पर भारित होता है, यानी जितना भी खर्च होगा वह कहीं ना कहीं क्या होगा, भारत की संचित निधि से होगा, जिस पर केवल चर्चाएं की जा सकती है, यानी चर्चा की नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं क्या कहता है भी सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्वतंत्रता का ये कार्य करती है। ठीक है, तो पूछा गया है सही कथन, तो कौन कौन से कथन सही है, इसके चारों ही कथन सही है, तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बाकी का जो अगले पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भाग नंबर हमारा 2 होगा, वह वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।